अस्सलाम वालेकुम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू एथिक्स इन प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। आज हमारा ये लास्ट और आखिरी क्रैश कोर्स है इस सीरीज का, जिसमें हम लोग सब चीज को रैप अप करेंगे। प्रीवियसली जो भी हमने पढ़ा है एथिक्स के ऊपर हमने ऑलरेडी इससे पहले डिस्कस किया हुआ है, तो आज हम लोग बेसिकली एथिक्स को नहीं पढ़ेंगे। आज हम लोग ये समझेंगे कि हर टाइप के प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में किस तरीके से एथिक्स को इस्तेमाल करते हैं, और एक ओवरऑल एथिक्स में जो डिटेल्स होता है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं ट्रूथ, ऑनेस्टी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके अंदर हम लोग नहीं देखेंगे, क्योंकि इसके अंदर कैसे यानी ट्रूथनेस कैसे करना है, ऑनेस्टी किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, मिसलीड किसको कहते हैं, ये सब डिस्कशन हम लोगों ने स्टार्टिंग के क्रैश कोर्स में बताया हुआ है, जो एथिक्स वाला पार्ट था। आज हम लोग इसको एक हाई लेवल ओवरव्यू से रैप अप करेंगे। बिल्डिंग ट्रस्ट थ्रू इंटीग्रिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, यानी आज हम लोग ये समझेंगे कि एथिक्स अप्लाई कैसे करते हैं प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में। एथिक्स इन प्रोफेशनल कम्युनिकेशन इज अ कॉर्नरस्टोन ऑफ अ बिजनेस, वर्कप्लेस, रिलेशनशिप एंड सोसाइटल इंटरेक्शन। अब ये जो एथिक्स है ना, ये हर जगह अप्लाई होता है, यानी बिजनेस हो, वर्कप्लेस हो, रिलेशनशिप हो, सोशल इंटरेक्शन हो, या कोई भी ऐसा जगह जहां पर फॉर्मल या प्रोफेशनल कम्युनिकेशन आप करते हैं या इंटरेक्शन करते हैं। इन अ वर्ल्ड वेयर इंफॉर्मेशन इज बोथ अ पावरफुल टूल एंड कॉमोडिटी, द वे प्रोफेशनल कम्युनिकेशन कैरीज सिग्निफिकेंट weight. Ethical communication ensures that exchange are grounded in honesty, respect, integrity, and responsibility. Ethical branches can lead to misunderstanding, damaged relationship, legal issues, and loss of trust. यानी अगर आप ethical communication करते हैं तो उसमें ये मेजर पॉइंट्स जरूर होते हैं कि ethical communication जब आप करते हैं तो इसमें आप जो भी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं, जो भी बात, जो भी गुफ्तगू आप करते हैं, उसमें ऑनेस्टी होगा, रिस्पेक्ट होगा, इंटीग्रिटी होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। इसके अलावा भी कुछ चीज होता है, वो हम लोग देखेंगे अभी नीचे। और एथिकल ब्रीचेस, यानी अगर एथिकल कम्युनिकेशन आप ना करें, उसको ब्रीच कर दे, तो इससे क्या होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है, रिलेशनशिप डैमेज हो सकता है, लीगल इश्यूज हो सकता है, और लॉस ऑफ प्रॉफिट हो सकता है। और प्रोफेशनल वर्ल्ड में अगर ये काम हो गया तो समझ लीजिए आपका करियर तो गया, ठीक है, प्रोफेशनल वर्ल्ड में। हाँ, पर्सनल लेवल पे आप बोलेंगे मुझे नहीं फर्क पड़ता भाई, किसको मेरे पे ट्रस्ट है नहीं है, लेकिन प्रोफेशनल वर्ल्ड में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, हम लोग प्रोफेशनल वर्ल्ड के बारे में ही डिस्कस करते हैं। एथिक्स का डेफिनेशन क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग एथिक्स प्रिंसिपल। अब एथिक्स का डेफिनेशन प्रिंसिपल हम लोगों ने डिस्कस ऑलरेडी किया हुआ है, तो हम लोग सीधा पॉइंट्स पे चलेंगे ताकि आपको याद दिला दूं कि एथिक्स जब अप्लाई करते हैं ना कॉन्वर्सेशन में, तो क्या क्या चीज मद्देनजर रखना है। सबसे पहले ऑनेस्टी। ऑनेस्टी का मतलब द ऑब्लिगेशन टू बी ट्रूथफुल एंड नॉट डिसाइव्स अदर, यानी आपको सच बोलना है, सिंपल सी बात है। एटलीस्ट जो इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, उसमें झूठ इन्वॉल्व नहीं करना, एग्जैक्टली सच बोलना, क्योंकि ये आगे आपको बहुत हेल्प करेगा। दूसरा, फेयरनेस। इंश्योर दैट कम्युनिकेशन डज नॉट मिसलीड और हार्म अदर। अब देखिए कुछ लोग क्या करते हैं ना, ऑनेस्ट तो रहते हैं, झूठ नहीं बोला, लेकिन जो बात था उसको इस तरीके से ट्विस्ट एंड टर्न कर दिया ना कि उसका मीनिंग बदल गया, जो असल मीनिंग था वो बदल गया, तो उसको फिर आप अनफेयर बोल देंगे। यानी फेयरनेस, ऑनेस्टी वो होगा ना कि एक चीज जिस तरीके से लिखा है आप उस तरीके से बोल रहे हैं, विच इज ऑनेस्टी, और उसी तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं जिस तरीके से वो इंटरप्रेट होना चाहिए था, विच इज कॉल्ड फेयरनेस, ठीक है। सेकंड नंबर, थर्ड नंबर पे हो गया रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट यानी वैल्यूइंग द डिग्निटी, प्राइवेसी एंड राइट ऑफ अदर पार्टिसिपेंट्स। दूसरे लोग जो कॉन्वर्सेशन में है उनका रिस्पेक्ट करना, और रिस्पेक्ट में डिग्निटी, प्राइवेसी भी आ जाता है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, बीइंग अकाउंटेबल फॉर वंस वर्ड, एक्शन एंड देयर कॉन्सिक्वेंसेस। अब इसमें से कुछ भी अगर गड़बड़ होता है ना आपसे, तो आप अकाउंटेबिलिटी आपके अंदर होना चाहिए, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए कि हाँ मेरे से ये गलती हुआ, ये मैंने किया था, उसका जो भी कॉन्सिक्वेंसेस है झेलने के लिए आप रेडी होना चाहिए। एथिकल एथिक्स हेल्प्स इन डिस्टिंग्विश बिटवीन अप्रोप्रिएट एंड इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर एंड कम्युनिकेशन। अब जो एथिक्स है ना, वो बेसिकली डिस्टिंग्विश करता है, फर्क करता है कि कौन सा अप्रोप्रिएट बिहेवियर और कौन सा इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर है कम्युनिकेशन में, यानी ये सब अप्लाई करेंगे तो वो अप्रोप्रिएट बिहेवियर माना जाएगा। व्हेन प्रोफेशनल्स एडर टू एथिकल स्टैंडर्ड, दे आर मोर लाइकली टू एक्ट इन अ वे दैट फॉस्टर ट्रस्ट एंड इंटीग्रिटी। अब एथिकल कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों जरूरी क्यों है, अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, अगर आप नहीं करेंगे तो करियर सक्सेस नहीं हो पाएगा, किसी जगह ठीक से जॉब नहीं कर पाएंगे, आपका क्रेडिबिलिटी रहेगा ही नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ की पॉइंट देख लेते हैं कि एथिकल कम्युनिकेशन का क्या इंपॉर्टेंस है। यहाँ पर हमेशा याद रखिए प्रोफेशनल सेटिंग के बारे में बात हो रहा है, आपके घर में आपने क्या किया, अपने दोस्त के साथ क्या किया, उससे बात नहीं हो रही, रिलेटेड प्रोफेशनल सेटिंग के बारे में बात हो रहा है। व्हाई एथिक्स मैटर इन प्रोफेशनल सेटिंग, की रीजंस देख लीजिए आपके क्यों प्रोफेशनल सेटिंग में आपको एथिकल कम्युनिकेशन में जोर डालना चाहिए। सबसे पहला होता है बिल्डिंग ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी। जिस जगह पे आप काम कर रहे हैं, अपने क्लाइंट के साथ हो या आप क्लाइंट है, आप किसी बंदे को आपने हायर किया कुछ काम के लिए, या आप कुछ बेच रहे हैं या आप कुछ खरीद रहे हैं, हर जगह ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी जरूरी होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं आपसे कुछ बनवा रहा हूँ, क्रेडिबिलिटी नहीं तो मैं क्यों बनवाऊं आपसे, ट्रस्ट नहीं है तो क्यों बनवाऊं, सिंपल सी बात है ना, बिजनेस नहीं हो सकता, ट्रांजैक्शन बिजनेस और प्रोफेशनली आप काम ही नहीं कर सकते ऐसे इंसान के साथ जिसका क्रेडिबिलिटी आपके नजर में ना हो या जिसका आप ट्रस्ट ना कर सके।
Sorry. Ethical communication foster an environment of trust and builds credibility with colleagues, clients and stakeholders. Simple सी बात है. Preventing misunderstanding and conflict. Ethical communication जब अप्लाई करते हैं तो misunderstanding और conflict से आप बच जाते हैं. Clear and ethical communication helps prevent misunderstanding and conflicts that can arise from ambiguity or misleading information. जाहिर सी बात है, अगर आप एकदम straight forward रहेंगे, सच बोल रहे हैं, एकदम straight forward है अपने तरफ से, तो उसमें misleading नहीं हो सकता, उसमें ambiguity बचता ही नहीं है. अगर बंदे को करना है आपके साथ काम, वो करेगा, नहीं करना है नहीं करेगा. ठीक है. अपहोल्डिंग लीगल एंड रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स. क्या मतलब? मेनी प्रोफेशनल्स आर गवर्न्ड बाय लीगल फ्रेमवर्क दैट इंपोज एथिकल स्टैंडर्ड ऑन कम्युनिकेशन. बहुत सा प्रोफेशन ऐसे होता है ना कि जो गवर्नड होता है लीगल फ्रेमवर्क के थ्रू ही, तो वहां पर एथिकल स्टैंडर्ड इंपोज करना और भी जरूरी हो जाता है. इनहेंसिंग ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एंड एम्प्लॉय मॉरल्स. ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रायोरिटाइज एथिकल कम्युनिकेशन एक्सपीरियंस अ मोर पॉजिटिव वर्कप्लेस कल्चर. यानी ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को देखा गया है जो एथिकल कल्चर में, एथिकल कम्युनिकेशन में ज्यादा फोकस करता है, स्ट्रिक्ट है वहां पर, तो वहां पर ये पाया गया है ना कि वहां पर वर्क प्लेस और जो कल्चर है वो ज्यादा पॉजिटिव है. फैसिलिटेटिंग लॉन्ग टर्म सक्सेस. बिल्डिंग अ रेपुटेशन फॉर ट्रांसपेरेंसी एंड इंटीग्रिटी हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन अट्रैक्ट टैलेंट, पार्टनर्स एंड क्लाइंट्स. सिंपल सी बात है, अगर लोगों को आपके ऊपर भरोसा होगा, आपका एक रेपुटेशन मार्केट में बना है, तो लोग जब भी उस डोमेन में आएंगे तो सबसे पहले आप ही के पास आएंगे, क्योंकि उनको पता है कि नहीं, ये बंदा का रेपुटेशन मार्केट में सही है, ये बंदा ट्रांसपेरेंट रहता है. ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या है? बिजनेस ट्रांजैक्शन में कुछ ढका छुपा नहीं रखता है, जो है क्लियर रखता है, इसका इंटीग्रिटी है, क्रेडिबिलिटी है. ठीक है. एथिकल प्रिंसिपल इन प्रोफेशनल कम्युनिकेशन. अब एथिकल प्रिंसिपल्स होते हैं कुछ, तो 6 एथिकल प्रिंसिपल है मेजरली, इससे भी ज्यादा है लेकिन वो इनके अंदर ही आ जाते हैं, जो आपको अप्लाई करना है, जिसके बाद ही आप बोल सकते हैं. अगर ये 6 प्रिंसिपल अप्लाई कर देंगे तभी आप बोल सकते हैं कि मैंने एथिकल कम्युनिकेशन किया है किसी भी ट्रांजैक्शन या किसी भी कॉन्वर्सेशन में. ठीक है. सबसे पहला ऑनेस्टी. ऑनेस्टी का मतलब क्या है? बीइंग ट्रूथफुल इन ऑल कम्युनिकेशन, अवॉइडिंग डिसेप्शन, एग्जैजरेशन एंड ओमिशंस. अब देखिए, ये 3 चीजें अप्लाई करना लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. ठीक है. ऑनेस्टी का मतलब ये नहीं होता कि मैंने सच बोल दिया. ना ना ना, बहुत टाइम आप सच बोलते हैं लेकिन बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं. बहुत टाइम आप सच बोलते हैं लेकिन कुछ चीजों को ड्रॉप कर देते हैं. मतलब एक पूरा लाइन बोलना है आपको, आपने आधा लाइन बोल के वर्ड खत्म कर दिया, वो भी ऑनेस्टी में नहीं आता. ऑनेस्टी का मतलब है कि पूरा कंप्लीट एंड टू एंड बात आपको करना है, कोई भी किस्म का चेंजेस नहीं करना, ना एग्जैजरेट करना है, ना उसमें कमी करना है, और ये तमाम प्रोफेशनल कॉन्वर्स कम्युनिकेशन में आपका होना चाहिए. ठीक है. इसी तरीके से, और यही एग्जैक्ट चीज माला चगे भी बोलता है, जाहिर सी बात, जब आप ट्रांजैक्शन करें तो उसमें कोई किस्म का कमी बेशी इस तरीके से ना करे, ऑनेस्ट रहे. इसके बाद है फेयरनेस. फेयरनेस का मतलब क्या है? इंश्योरिंग दैट कम्युनिकेशन इज अनबायस्ड एंड इक्विटेबल, गिविंग ऑल पार्टीज फेयर ट्रीटमेंट. ये भी आपको पता, हमारे शरीयत में बिल्कुल क्लियर कट है. जो किताबुल बुयू में जो डिस्कस होता है, द बुक ऑफ ट्रांजैक्शंस, जो हमारे लॉ में डिस्कस होता है, यानी इस्लामिक लॉ में, तो वहां पर जो मर्चेंट्स होते हैं ना, उनको, उनके बारे में ये सब काफी तफसील से आप पढ़ते हैं फिक्ह वगैरह की किताब में, ज्यूरिस्प्रूडेंस के बुक में आप पढ़ते हैं बहुत डिटेल से, कि कब ट्रांजैक्शंस जायज होता है, कब ट्रांजैक्शन जायज नहीं होता है. इसके बारे में एक हदीस भी आता है ना कि एक अल्लाह के रसूल जब मार्केट में गए, यानी बाजार में गए, तो वहां पर एक ताजिर था, वो एक बिजनेसमैन था, वो बेसिकली हम नाम एग्जैक्टली बोल रहे, वहां पर क्या खजूर था या फिर शायद कोई राइस या कुछ था वहां पर, तो वो क्या कर रहा था कि ऊपर जो था ना वो अच्छा राइस डाला हुआ था, चावल, और नीचे भीगा हुआ डाला हुआ था, ताकि लोग ऊपर का राइस देखे, ऊपर से टच करे और वो बोले हाँ ठीक है डाल दो, तो वो उठाते वक्त क्या करेगा, नीचे का राइस भी डालेगा और ऊपर का राइस भी डालेगा. तो अल्लाह के रसूल की बिजनेसमैन थे, तो वो अल्लाह के रसूल जाके नीचे हाथ डाल के उसको चेक किए. जब उनको चेक किए तो वो क्या पाए कि ये तो बेसिकली मिक्सिंग मटेरियल काम कर रहा है ना, यानी ऊपर में दिखाने के लिए कुछ है, अंदर में कुछ और है. तो इससे क्या होगा, जो आम ग्राहक है, जो आम नॉर्मल लोग है, उनको तो इतना टेक्निकलिटी नहीं पता होता ना कि ऐसे भी होता है, उनको लगेगा पूरा सही है. तो फिर अल्लाह के रसूल ने वहां पर तंबी की, यानी उसको समझाया कि इस तरीके से नहीं होता, और इस पे काफी वईद भी है. ठीक है. अच्छा, इंटीग्रिटी. इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है? बीइंग कंसिस्टेंट इन वंस एथिकल प्रिंसिपल एंड एक्शन, प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन एक्यूरेटली एंड फुली. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है. इंटीग्रिटी वहां आता है ना कि आपको कंसिस्टेंट होना पड़ता है एक एथिकल प्रिंसिपल और एक्शंस में, और जब आप कोई इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करें ना, एक्यूरेटली और पूरा इस्तेमाल करें, यानी ऑनेस्टी इसमें अप्लाई अगर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इंटीग्रिटी अप्लाई हो जाता है. इंटीग्रिटी अगर आप स्किप करेंगे तो ऑनेस्टी का कुछ हिस्सा स्किप हो जाता है. ठीक है. इसके बाद है रिस्पेक्ट. एक्नॉलेज द डिग्निटी, राइट्स एंड ओपिनियन ऑफ अदर, एम्फसाइज एक्टिव लिसनिंग एंड कोर्चियस स्पीच. ठीक है. तो ये रिस्पेक्ट भी करना है, जो कि मोस्टली लोग करते हैं. ट्रांसपेरेंसी. प्रमोटिंग वननेस एंड अकाउंटेबिलिटी इन कम्युनिकेशन, शेयरिंग रिवील इन्फॉर्मेशन विद स्टेक होल्डर. ये भी बहुत से लोग नहीं करते, ट्रांसपेरेंसी नहीं रखते, यानी जो चीज आपको शेयर करना चाहिए था आप वो भी छुपा लेते. ठीक है. ये नहीं करना. रिस्पॉन्सिबिलिटी. बीइंग अकाउंटेबल फॉर वंस वर्ड, एक्शन एंड देयर कोइंसिक्वेंसेस, एक्नॉलेजिंग मिस्टेक्स. कोई गलती हुआ, कुछ कांड आपने किया, यहाँ पर कोई गड़बड़ किया, यहाँ कोई गड़बड़ किया, या कहीं भी कोई गड़बड़ किया, और उसके बाद जो कॉन्सिक्वेंसेस आएगा ना, उसके लिए आपको रेडी भी रहना. आपके अंदर इतना दमखम होना चाहिए कि आप उसको एक्सेप्ट करें कि
चलो मुझसे गलती हो गई, ठीक है। अब एथिकल चैलेंजेस क्या आता है कम्युनिकेशन में, तो मेजर चैलेंज यही आता है मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन। इसका पीछे रीजन भी ये है कि फॉल्स बात बोलेंगे, मिसलीड करेंगे, डिस्टॉर्ट करेंगे, इंटेंशनली हो या अनइंटेंशनली हो, यानी आप चीजों को मोड़ तोड़ मरोड़ के पेश करेंगे तो मिसअंडरस्टैंडिंग और मिस इंटरप्रिटेशन तो होगा। कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी, अब यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी में इतना नहीं बह जाना है कि अपना जो कंपनी का कॉन्फिडेंशियल चीजें हैं वो भी आप बता रहे सबको, नहीं वो नहीं बताना, वहां पर आपको लिमिट रखना है, ठीक है। कि कुछ कॉन्फिडेंशियलिटी चीज ऐसा होता है ना जिससे लोगों का प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, वो आपको ट्रांसपेरेंसी में नहीं बताना होता है, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी में वो चीज नहीं बताना होता है जिसमें अगर आप कॉन्फिडेंशियलिटी को रिवील करते हैं तो लोगों का प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। जैसे कि सेफ गार्डिंग सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, रिस्पेक्टिंग द इंडिविजुअल्स राइट टू देयर कंट्रोल पर्सनल डेटा, ठीक है। अगर आपके पास आपके यूजर्स का पर्सनल डेटा है, आप उसको किसी के सामने ओपन नहीं करेंगे। कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, व्हेन पर्सनल इंटरेस्ट इंटरफेयर विद प्रोफेशनल रिस्पांसिबिलिटी लीड टू बायस डिसीजन मेकिंग, ये तो बहुत कॉमन चीज है जो सब लोगों को पता होगा कि प्रोफेशनल चीज में जब पर्सनल चीज ऐड होता है तो बायसनेस वहां पाया जाता है। प्लेगियरिज्म एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, यूजिंग समवन एल्स वर्क विदाउट प्रॉपर एट्रीब्यूशन और रिस्पेक्टिंग लीगल प्रोटेक्शन, यानी किसी और का चीज को अपना टैग लगा के सेल करना या इस्तेमाल करना या कहना, ये गलत है, जिसको कॉपीराइट बोल देते हैं हम लोग, ठीक है। एड्रेसिंग दिस चैलेंजेस रिक्वायर कमिटमेंट टू एथिकल स्टैंडर्ड एंड प्रैक्टिस दैट प्रमोट ऑनेस्टी, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड रिस्पेक्ट। जाहिर सी बात है ये सब चीज से बचना है तो एथिकल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना पड़ेगा आपको। मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन, द चैलेंज ऑफ एक्यूरेसी एंड ट्रूथफुलनेस, अब मिस इंटरप्रिटेशन इन्फॉर्मेशन का जो होता है वो या तो इंटेंशनली हो सकता है, डेलिबरेटली कोई बंदा फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे, मिसलीड करने के लिए दे, अचीव करने के लिए एक पर्टिकुलर आउटकम को, कैन लीड टू लीगल कॉन्सिक्वेंसेज, रेपुटेशन डैमेज एंड लॉस ऑफ ट्रस्ट, यानी धोखाधड़ी जिसको हम लोग बोलते हैं, धोखेबाजी। और कोई बंदा अनइंटेंशनली यानी प्रेजेंटिंग इन्फॉर्मेशन इनएक्यूरेटली विदाउट maliciously intended due to misunderstanding of lack of knowledge can still cause poor decision making and damage relationship। अब कुछ वक्त ऐसा होता है, बहुत केस रेयर है, जेन्युइन नहीं है, कि लोग लेस ऑफ नॉलेज की वजह से या अपनी गलती की वजह से अनइंटेंशनली मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन या इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो इससे आपका रिलेशनशिप खराब होता है। लेकिन हालांकि आज के वक्त में मोस्ट ऑफ द लोग जानबूझ के करते हैं, पकड़ा जाते हैं तो फिर गलती से हो गया, बचने के लिए। जाहिर सी बात है प्रोफेशनली जब आप काम करें तो गलती का गुंजाइश होना नहीं चाहिए। स्ट्रेटजी टू अवॉइड मिस इंटरप्रिटेशन, फास्ट फैक्ट चेकिंग, आप जो भी इन्फॉर्मेशन बता रहे उसका चेक करिए, ट्रांसपेरेंसी चेक करिए कि जो रिसोर्सेस या जो डेटा डिटेल देना चाहिए था क्या वो आप दे रहे कि नहीं दे रहे। और ट्रेनिंग एजुकेशन ये भी जरूरी है, इनकरेज ऑनगोइंग ट्रेनिंग वगैरह। कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी, प्रोटेक्ट सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, अब इसमें सबसे पहले आपको समझना होता है अंडरस्टैंडिंग कॉन्फिडेंशियलिटी, द ऑब्लिगेशन टू प्रोटेक्ट सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन शेयर्ड इन प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट इंक्लूडिंग पर्सनल डेटा, ट्रेड सीक्रेट एंड प्रोप्रिएटरी इन्फॉर्मेशन। तो जो भी चीज आप शेयर कर रहे होते हैं ना प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट में, तो आपको कॉन्फिडेंशियलिटी का भी ध्यान रखना होता है और प्राइवेसी कंसर्न भी जरूरी होता है। द ब्रॉडर कॉन्सेप्ट ऑफ एन इंडिविजुअल्स राइट टू कंट्रोल देयर पर्सनल इन्फॉर्मेशन इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट इन डिजिटल एज विद डेटा ब्रीचेस एंड आइडेंटिटी थेफ्ट, यानी एक बंदा का, एक इंडिविजुअल का प्राइवेसी आपके लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए, उसका प्राइवेसी कंसर्न भी आपको देखना है। ऐसा नहीं है कि वो एक है या उसका प्राइवेसी का क्या ही, ठीक है। यानी वही बात है ना कि अब एग्जांपल के तौर पे एक कंपनी इंस्टाग्राम है, आप इंस्टाग्राम पे अपना बहुत सा प्राइवेट चीज डालते हैं, कल को पता चले इंस्टाग्राम तो बेच रहा है आपका प्राइवेट इन्फॉर्मेशन, तो आप ट्रस्ट करेंगे नहीं करेंगे ना, खत्म। या एटलीस्ट फिर आप इंस्टाग्राम को उस तरीके से नहीं देखेंगे कि भाई बिजनेस करना है इंस्टाग्राम पे, आप इंस्टाग्राम को बस बाकी सोशल मीडिया की तरह ही समझेंगे, वैल्यू नहीं देंगे उसको उतना, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो कभी भी इंस्टाग्राम ये काम करेगा नहीं, और अगर करेगा भी तो आप पकड़ नहीं पाएंगे, दैट इज डिफरेंट थिंग। और वैसे आमतौर पर कंपनीज नहीं करते कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल के बारे में इस तरीके से। स्ट्रेटेजी इज फॉर अपहोल्डिंग कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी, क्लियर पॉलिसीज होना चाहिए, आपका पॉलिसी बहुत क्लियर होना चाहिए, घुमा फिरा के पॉलिसी होना चाहिए, ट्रेनिंग होना चाहिए और एक्सेस कंट्रोल में आपका इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए, यानी मतलब कोई सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी ना हो वहां पर। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, बैलेंस पर्सनल एंड प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि प्रोफेशनलिज्म को नहीं भूलना है पर्सनल थॉट्स के बेसिस पर, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट कब होता है, एक होता है फाइनेंशियल इंटरेस्ट, यानी व्हेन प्रोफेशनल हैज फाइनेंशियल स्टेक इन अ डिसीजन दैट कुड इन्फ्लुएंस देयर जजमेंट। जाहिर सी बात है जब प्रोफेशनल का फाइनल यानी प्रोफेशनली जब आप फाइनेंशियल स्टेक को देखते हैं ना तो फिर आप वहां पर बायस हो जाते हैं थोड़ा सा और आपका डिसीजन इन्फ्लुएंस हो जाता है जजमेंट की तरफ। सेम एज पर्सनल रिलेशनशिप का जब बात आता है तब भी यही काम होता है। और इसी जैसे कि फॉर एग्जांपल फेवरिंग फ्रेंड एंड फैमिली वगैरह। और मल्टीपल रोल्स, व्हेन एन इंडिविजुअल होल्ड मल्टीपल पोजीशन दैट कुड क्रिएट अ कॉन्फ्लिक्ट लॉयल्टी, जब आप मल्टीपल रोल्स को होल्ड करते हैं ना तो फिर भी आपका जो है बायसनेस वो हो जाता है। स्ट्रेटेजी क्या है, डिस्क्लोजर, क्या मतलब इनकरेज ट्रांसपेरेंसी बाय रिक्वायरिंग इंडिविजुअल टू डिस्क्लोज पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट। दूसरा क्या है, पॉलिसीज एंड गाइडलाइंस जो भी स्टैब्लिश होना चाहिए और इंडिपेंडेंट रिव्यू के ऊपर भी बात होना चाहिए। यहाँ पर क्या है, किसी का प्रॉपर्टी को अपना प्रॉपर्टी बताना, प्रोप्रिएटरी को अपना प्रॉपर्टी बताना, यानी कॉपीराइट वाला इशू, उसमें भी आपको ध्यान रखना है कि भाई ये काम नहीं करना कि प्रेजेंट समवन एल्स वर्क्स आइडिया और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एज योर ओन विदाउट प्रॉपर एट्रीब्यूशन। हाँ, अगर आपको इजाजत है, एट्रीब्यूशन है फिर तो ठीक है, नहीं है तो नहीं कर सकते। कैन हैव सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस इन एकेडमिक एंड प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट। इसी तरीके से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का राइट्स भी होता है, ठीक है, लीगल प्रोटेक्शन ऑफ क्रिएटर्स
ओरिजिनल वर्क। फॉर एग्जांपल ये मेरा कोर्स है, आपको उठा के इसको बेचना शुरू करते हो तो जाहिर सी बात है वो तो कॉपीराइट है ना, मैंने इजाजत थोड़ी दिया किसी को कि भाई बेचो, सिंपल सी बात है। तो जितना भी यूट्यूब में जो क्रिएटर्स है सबका कॉपीराइट है, आप किसी का भी इस तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते उठा के, खास करके कमर्शियल यूज में तो बिल्कुल नहीं कर सकते। इंक्लूडिंग पेरेंट्स कॉपीराइट, इंक्लूडिंग पार्टनर्स कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, इस तरीके से, यानी ये सब चीज कॉपीराइट में आता है। पार्टनरशिप कॉपीराइट में आता है, ये यानी ट्रेडमार्क कॉपीराइट पे आता है, ट्रेड सीक्रेट कॉपीराइट पे आता है। ठीक है, परमिशन नहीं जरूरत पड़ता आपको। इस तरीके से साइट सोर्स, यानी आपको सोर्स पता होना चाहिए कहाँ से आया वो। इस तरीके से डायरेक्शन टूल्स होते हैं, बहुत सारा सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं जो चेक करते हैं कि भाई कॉपीराइट इसका क्या है, कॉमन कॉपीराइट है कि नहीं, यानी कोई भी इस्तेमाल कर सकता है कि नहीं, वगैरह वगैरह। एथिकल डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क। अब एथिकल डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क, अब यहाँ तक तो आप एथिकल चीजों को समझ गए ना, डिसीजन मेकिंग किस तरीके से करेंगे। 4 प्रोमिनेंट एथिकल डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क है। क्या क्या है? यूटिलिटियन अप्रोच, क्या मतलब? इवैल्यूएट द एथिकलिटी ऑफ अ डिसीजन बेस्ड ऑन इट्स आउटकम, एम टू मैक्सिमाइज ओवरऑल हैप्पीनेस फॉर द गेस्ट ऑफ द नंबर ऑफ पीपल। यानी एक डिसीजन लिया जाएगा उसके आउटकम के बेसिस पर, और एम इस चीज पे किया जाएगा कि मैक्सिमम ओवरऑल हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटर नंबर ऑफ पीपल। ठीक है। दूसरा, राइट बेस्ड अप्रोच। राइट बेस्ड अप्रोच का मतलब क्या होता है? एम्फसाइज द इनहेरिट राइट, यानी इनहेरिटेंस के ऊपर, इनहेरिट राइट ऑफ इंडिविजुअल एंड प्रायोरिटाइज प्रोटेक्टिंग दोज राइट व्हेन मेकिंग एथिकल डिसीजन। फेयरनेस और ज्यूरिस्टिक अप्रोच, ये कौन सा अप्रोच होता है? फोकस ऑन इंश्योरिंग दैट ऑल इंडिविजुअल रिसीव फेयर ट्रीटमेंट एंड दैट डिसीजन आर मेड बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। यानी जो इंडिविजुअल्स है उनको एक माना जाएगा और डिसीजन होगा बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, ना कि कोई एक पर्टिकुलर किसी चीज को देखकर। वर्च्यू बेस्ड अप्रोच। वर्च्यू बेस्ड अप्रोच क्या होता है? एम्फसाइज द कैरेक्टर एंड इंटीग्रिटी ऑफ द डिसीजन मेकर रादर देन द कॉन्सिक्वेंसेस एंड द रूल्स। अब यहाँ पर क्या होता है? वर्च्यू बेस्ड अप्रोच में क्या होता है कि आप लोगों का शख्सियत को देखते हैं, उसके बेसिस पे डिसीजन लेते हैं, कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं होता आपके पास। ठीक है। ईच फ्रेमवर्क ऑफर्स अ यूनिक पर्सपेक्टिव एंड सेट ऑफ प्रिंसिपल दैट कैन गाइड इंडिविजुअल इन मेकिंग इन फॉर्म ऑफ एथिकल एंड एथिकल डिसीजन। ठीक है। अब एक एक अप्रोच को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। यूटिलिटरियन अप्रोच में क्या होता है? मैक्सिमाइज ओवरऑल हैप्पीनेस, यानी द यूटिलिटरियन अप्रोच रूटेड इन फिलोसफी ऑफ यूटिलिटरियनिज्म इवैल्यूएट द ethicality of decision based on outcome. The primary principle is to maximize overall happiness or minimize suffering for the great number of people. यानी ज्यादा से ज्यादा लोगों को खुश होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा लोग सफर ना करें, इसमें ये फोकस किया जाता है। की प्रिंसिपल क्या है इसका? जैसे कि consequentialism, इसमें क्या होता है? The ethicality of an action is determined by the consequences, यानी consequences के हिसाब से उसका एक्शन को डिटरमाइन किया जाएगा। और ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस प्रिंसिपल, यानी डिसीजन शुड एम टू प्रोड्यूस द हाईएस्ट ओवरऑल यूटिलिटी फॉर द मोस्ट पीपल, जो सबसे ज्यादा लोगों के लिए, यानी मेजोरिटी लोगों के लिए जो सही रहता है उस हिसाब से देखा जाता है, यानी मेजोरिटी लोग ज्यादा खुश रहे, सफर ना करना पड़े। अब क्या क्या स्टेप्स है इसमें? तो आइडेंटिफाई द डिसीजन, डिसीजन को पहले आइडेंटिफाई करना होता है, कंसिडर ऑल्टरनेटिव, इवैल्यूएट आउटकम और चूज द ऑप्शन दैट मैक्सिमाइज यूटिलिटी। द यूटिलिटेरियन अप्रोच इज ऑफ्टन अप्लाइड इन बिजनेस डिसीजन मेकिंग, पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव, बट कैन फेस क्रिटिसिज्म फॉर प्रायोरिटाइजिंग द मेजोरिटी वेल बीइंग ओवर इंडिविजुअल राइट। यानी ये मोस्ट ऑफ द एरिया में अप्लाई किया जाता है, बिजनेस में, डिसीजन मेकिंग में, पॉलिसी फॉर्मुलेशन में, पब्लिक हेल्थ वगैरह में, लेकिन इसको क्रिटिसाइज किया जाता है इस बेसिस पे कि आप मेजोरिटी के बेसिस पे डिसीजन ले रहे हो और जो माइनॉरिटी में है, यानी जो इंडिविजुअल राइट्स है ना, यहाँ तो खत्म हो गया ना, इंडिविजुअल का तो राइट मिला ही नहीं उसको, इस बेसिस पे इसको क्रिटिसाइज भी किया जाता है। इसके बाद होता है राइट बेस्ड अप्रोच, प्रोटेक्टिंग इंडिविजुअल्स राइट। अब यहाँ पर हर एक इंडिविजुअल के बेसिस पे काम किया जाता है। इसमें क्या की प्रिंसिपल है? इनवियोलेबिलिटी ऑफ राइट। इसका मतलब इंडिविजुअल हैव राइट दैट मस्ट बी रिस्पेक्टेड एंड प्रोटेक्टेड रिगार्डलेस ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस, यानी हर एक इंडिविजुअल का बात को रिस्पेक्ट किया जाएगा। मोरल एंटाइटलमेंट, यानी राइट्स इंक्लूड सिविल राइट, ह्यूमन राइट, लीगल राइट, इंश्योर इंडिविजुअल्स आर ट्रीटेड विद डिग्निटी, यानी अलग अलग किस्म का राइट्स दिया जाता है। ह्यूमन राइट्स दिया जाएगा, सिविल राइट दिया जाएगा, लीगल राइट दिया जाएगा, और इंडिविजुअल का डिग्निटी को ट्रीट, यानी इंडिविजुअल को एक 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 जैसे हम लोग बोलते हैं कि एक बंदा उसको छोड़ो यार, वो नहीं किया जाएगा, वो एक बंदा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो राइट बेस्ड प्रोटेक्शन में ये होता है। इसमें कैसे होता है? आइडेंटिफाई कैसे किया जाएगा? सबसे पहले राइट एट स्टेक, फिर इवैल्यूएट करेंगे मल्टीप्लिकेशन को, फिर चूज करेंगे ऑप्शन दैट अपहोल्ड्स द राइट। दिस अप्रोच इज पर्टिकुलरली रेलेवेंट इन द फील्ड सच एज लॉ, लॉ में इसका इस्तेमाल होता है, हेल्थ केयर में इसका इस्तेमाल होता है, ह्यूमन रिसोर्स में इसका इस्तेमाल होता है, वेयर इंडिविजुअल राइट मस्ट बी प्रायोरिटाइज। इन जगह पर इंडिविजुअल राइट्स को प्रायोरिटाइज करना जरूरी है, लॉ, हेल्थ केयर, ह्यूमन रिसोर्स में, बट मे लीड टू कॉन्फ्लिक्ट व्हेन राइट ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल और अ ग्रुप क्लैश। अब जब इंडिविजुअल का एक राइट है और ग्रुप का एक राइट है, तो वहां पर कॉन्फ्लिक्ट और क्लैश देखा जाता है। ठीक है। फेयरनेस ऑफ ज्यूरिस्टिक अप्रोच, इसमें क्या होता है? इंश्योर इक्विटेबल ट्रीटमेंट। इसमें दो की प्रिंसिपल है, एक है इक्वालिटी, एवरीवन शुड बी ट्रीटेड इक्वल एंड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, किसी का भी बुराई, किसी को भी खराब नहीं बोलना, सब बराबर है। और इम्पार्शियलिटी, डिसीजन शुड बी मेड विद
विदाउट बायस और फेवरिज्म, इंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल। किसी के लिए भी आपका डिसीजन बायस नहीं होगा, किसी को फेवर नहीं किया जाएगा, सब बराबर होंगे, ठीक है। इसका पहला स्टेप होता है आइडेंटिफाई द स्टेक होल्डर्स, दूसरा एसेस फेयरनेस और फिर चूज द फेयर ऑप्शन। दिस अप्रोच इज कॉमनली अप्लाइड इन ह्यूमन रिसोर्स, एजुकेशन, पब्लिक पॉलिसी वेयर फेयरनेस एंड इक्वालिटी आर पैरामाउंट। ह्यूमन रिसोर्स हो गया, एजुकेशन और पब्लिक पॉलिसी वगैरह में इसको टॉप लेवल पे रखा जाता है। बट अचीविंग फेयरनेस कैन बी चैलेंजिंग इन अ कॉम्प्लेक्स सिचुएशन वेयर इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी जाहिर सी बात है कुछ प्रॉब्लम्स आता है जब लोगों का अलग अलग पर्सनल इंटरेस्ट आ जाता है। वर्च्यू बेस्ड अप्रोच क्या होता है? फोकसिंग ऑन कैरेक्टर एंड इंटीग्रिटी, यानी एक इंडिविजुअल के कैरेक्टर और इंटीग्रिटी के बेसिस पर आप डिसीजन करवाते हैं। की प्रिंसिपल ऑफ वर्च्यू बेस्ड अप्रोच, कैरेक्टर डेवलपमेंट, एथिकल बिहेवियर स्टीम फ्रॉम द डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सनल वर्च्यू एंड मोरल कैरेक्टर। और दूसरा फोकस ऑन मोरालिटी, द फोकस ऑन व्हाट इज मीन टू बी गुड पर्सन एंड हाउ वंस एक्शन रिफ्लेक्ट द कैरेक्टर, यानी वही बात है एक अच्छा इंसान। आइडेंटिफाई वर्च्यू रेलिवेंट टू द डिसीजन, इवैल्यूएट द इंपैक्ट ऑफ कैरेक्टर, चूज द वर्च्यूज ऑप्शन। अब जाहिर सी बात है ये कहाँ अप्लाई होता है, तो आपने अंदाजा लगा लिया होगा। वर्च्यू बेस्ड अप्रोच इज ऑफ्टन अप्लाइड इन लीडरशिप, मेंटरशिप एंड पर्सनल डेवलपमेंट कॉन्टेक्स्ट, बट कैन बी सब्जेक्टिव एज डिफरेंट इंडिविजुअल मे प्रायोरिटाइज डिफरेंट वर्च्यू। जाहिर सी बात है जो लीडर होते हैं, लीडरशिप क्वालिटी हुआ, मेंटरशिप क्वालिटी हुआ, पर्सनल डेवलपमेंट हुआ, अब इसमें हर इंसान का जो वर्च्यू है, यानी हर इंसान जो बोलते हैं ना ये क्वालिटी होना चाहिए मेरे लिए, ये जरूरी है, वो सब्जेक्टिव है, वो अलग अलग इंसान के लिए अलग अलग है। कोई हो सकता है ये कहेगा कि लीडर को लॉजिकल होना चाहिए बहुत ज्यादा, दूसरा कहेगा कि लॉजिकल तो है लेकिन लीडर को काम होना चाहिए बहुत ज्यादा ताकि वो हर बंदा को कंट्रोल कर सके। तीसरा बोलेगा नहीं उसको मोटिवेशन मतलब वो मोटिवेटेड बहुत ज्यादा होना चाहिए, कोई कहेगा वो पंक्चुअल होना चाहिए। तो सबका डिफरेंट डिफरेंट है। लीगल कंसिडरेशन इन प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, अब प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में लीगल कंसिडरेशन क्या है? अंडरस्टैंडिंग लीगल फ्रेमवर्क, मैंने कहा था ना कुछ लोग लीगली यानी कुछ लोग लीगल फ्रेमवर्क के अंडर काम करते हैं प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में। तो अब यहाँ पर क्या है की एरियाज है प्रोफेशनल कम्युनिकेशन का, जैसे कि अंडरस्टैंडिंग लीगल फ्रेमवर्क, द सिस्टम ऑफ लॉ, रेगुलेशन एंड गाइडलाइंस दैट गवर्न बिहेवियर विद इन प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट। दूसरा क्या हो गया? डेटा प्रोटेक्शन लॉज, रेगुलेटिंग लाइक GDPR, इस तरीके से HIPAA एंड सेफगार्ड पर्सनल डेटा एंड इंश्योर प्राइवेसी, यानी डेटा प्रोटेक्शन का लॉज। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क एंड पेटेंट्स दैट प्रोटेक्ट क्रिएटिव वर्क एंड इन्वेंशंस, ठीक है। यानी जाहिर सी बात है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का लॉ होना चाहिए, अदरवाइज कोई भी अपना किसी मतलब कोई भी किसी भी चीज को अपना बोल देगा ना। रेगुलेशन ऑफ वर्क प्लेस कम्युनिकेशन, एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ, वर्क प्लेस हैरासमेंट पॉलिसीज एंड व्हाइट लिस्ट एंड विशल ब्लोअर प्रोटेक्शंस वगैरह। यानी ये बेसिक सा चीज है जो आप बोल सकते हैं कि अंडरस्टैंडिंग लीगल फ्रेमवर्क में आ जाता है, कि ये कुछ लीगल फ्रेमवर्क है जहां पर जो सरकारी टाइप काम हो जाता है। दूसरा डेटा प्रोटेक्शन में कुछ लॉ आ जाता है, और आपका जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है किसी का, खास करके डिजिटल के बारे में अगर देखा जाए या नॉर्मल भी, उसका कॉपीराइट और वर्क प्लेस में जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड आता है वो। अंडरस्टैंडिंग दिस लीगल फ्रेमवर्क इज इसेंशियल फॉर प्रोफेशनल टू नेविगेट टू कॉम्प्लेक्स लैंडस्केप ऑफ कंप्लायंस एंड एथिकल कम्युनिकेशन। डेटा प्रोटेक्टिव लॉ, डेटा प्रोटेक्शन लॉ में क्या होता है? दो है, एक है जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, अ कॉम्प्रिहेंसिव EU law that regulate the processing of personal data. Key provision include constant requirement, consent requirement, right to access, right to erase, erasure and data breach notification, ठीक है। दूसरा है हेल्थ इंश्योर प्रोबेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट, द US law that establish national standard for protecting medical records and personal health information including privacy rules, security rules and breach notification rules वगैरह, ठीक है। इस तरीके से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए क्या आता है? कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है और पेटेंट्स है, आपको ऑलरेडी मालूम है ये चीज। रेगुलेशन ऑफ स्पेस, वर्क स्पेस कम्युनिकेशन में क्या है? एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ होना चाहिए, यानी यहाँ पर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई बंदा अलग कलर का है, अलग रिलीजन का है, अलग सेक्स का है, अलग नेशनलिटी ओरिजिन का है, अलग एज का है, डिसेबिलिटी है, जेनेटिक्स इन्फॉर्मेशन, यानी किसी भी हिसाब से आप डिस्क्रिमिनेशन, किसी का बुराई, किसी को ताना तशनी नहीं करेंगे। सॉरी, वर्क प्लेस हरासमेंट पॉलिसी होना चाहिए जहां पर हर बंदा रिस्पेक्टफुली इन्वायरमेंट में काम कर सके। और फिर विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन होना चाहिए, सेफ गार्ड एम्प्लॉयड हु रिपोर्ट इलीगल, अनएथिकल और अनसेफ प्रैक्टिस विद इन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग दिस रेगुलेशन इज वाइटल फॉर फॉस्टरिंग अ पॉजिटिव वर्क प्लेस कल्चर एंड एम्प्लॉइंग विद अ लीगल ऑब्लिगेशन। डिजिटल कम्युनिकेशन एंड एथिक्स, अब डिजिटल कम्युनिकेशन जाहिर सी बात अब तक जो कम्युनिकेशन चल रहा था वो डिजिटल नहीं था ना, बाकी सब था, यानी रिटन, वर्बल, नॉन वर्बल। अब डिजिटल कम्युनिकेशन में एथिक्स अगर देखें तो ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। साइबर सिक्योरिटी एंड डेटा ब्रीचेस इसके अंदर आ जाता है, यानी नेटवर्क प्रोटेक्ट करना, डिवाइस प्रोटेक्ट करना अनऑथराइज्ड एक्सेस से, डैमेज और थेफ्ट, चोरी वगैरह से। सोशल मीडिया एंड प्रोफेशनल कंडक्ट होता है, यानी मेंटेनिंग अप्रोप्रिएट बाउंड्रीज एंड सोशल बिहेवियर ऑन अ सोशल प्लेटफॉर्म। एथिकल यूज ऑफ डिजिटल टूल एंड AI, इंश्योरिंग फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी व्हेन यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी। एड्रेसिंग द ethical consideration is essential for
मेंटेनिंग ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी इन एन इंक्रीजिंग डिजिटल लैंडस्केप। साइबर सिक्योरिटी और डेटा ब्रीचेस के बारे में अगर देखा जाए तो कॉमन कुछ अटैक्स होते हैं, जैसे कि फिशिंग अटैक है, उससे बचना चाहिए कि बेवकूफ बना के आपसे कुछ निकलवा लिया। रैंसम अटैक है, आपका डेटा आपका कंप्यूटर को लॉक कर दिया, बोला पैसा दो। मालवेयर है, आपके सॉफ्टवेयर में कुछ डाल दिया जिससे, यानी आपके कंप्यूटर में कुछ डाल दिया जिससे वो डैमेज और डिस्टर्ब कर दिया आपके, ठीक है। तो इसके क्या एम्प्लॉय ट्रेनिंग होना चाहिए लोगों का, इस इससे कैसे बचे। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी होना चाहिए कंपनी के अंदर, मल्टी फैक्टर, रेगुलर सॉफ्टवेयर अपडेट आना चाहिए और डेटा इंक्रिप्शन वगैरह का ऊपर ध्यान रखना चाहिए। सोशल मीडिया एंड प्रोफेशनल कंडक्ट एथिकल कंसिडरेशन फॉर सोशल मीडिया यूज। अब सोशल मीडिया यूज में कुछ एथिकल कंसिडरेशन जो आपको ध्यान में रखना है। प्रोफेशनल वर्सेस पर्सनल बाउंड्री, नेविगेटिंग द फाइन लाइन बिटवीन पर्सनल एंड प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। अब आप पर्सनल चीज और प्रोफेशनल चीज में फर्क रखेंगे और सोच समझ के ही यानी सोशल मीडिया में चीजों को डालेंगे, क्योंकि अगर आपका प्रोफेशनल लाइफ है, जाहिर सी बात है होगा ही, तो वो अफेक्ट कर सकता है आपके पर्सनल लाइफ से। मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिस इन्फॉर्मेशन, वेरीफाइंग द एक्यूरेसी ऑफ इन्फॉर्मेशन बिफोर शेयरिंग। कोई भी इन्फॉर्मेशन को आप शेयर कर रहे हैं ना, उसका एक्यूरेसी चेक कर लीजिए, अदरवाइज आपका क्रेडिबिलिटी खराब होगा। प्राइवेसी कंसर्न, बी माइंडफुल ऑफ प्राइवेसी सेटिंग एंड द इन्फॉर्मेशन शेयर ऑनलाइन। बेस्ट प्रैक्टिस क्या है? थिंक बिफोर यू पोस्ट। जो भी आप पोस्ट कर रहे हैं अपना प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ को सोच के पोस्ट करें। बी ऑथेंटिक एंड ट्रांसपेरेंट, जो भी शेयर कर रहे हैं वो एकदम ट्रांसपेरेंट और ऑथेंटिक होना चाहिए। रिस्पेक्ट कॉन्फिडेंशियलिटी, अपना क्लाइंट, अपना कलीग्स, अपना कंपनी का कोई कभी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को शेयर मत कर देना। एंगेज रिस्पेक्टफुली, फॉस्टर अ पॉजिटिव ऑनलाइन एनवायरनमेंट, थॉट रिस्पेक्टफुल कन्वर्सेशन। एथिकल यूज ऑफ डिजिटल टूल एंड एआई। अब एआई के ऊपर एथिकल कंसिडरेशन क्या है वो देख लीजिए। बायस्ड एंड फेयरनेस, यानी कुछ पॉइंट्स है बायस्ड और फेयरनेस। एआई सिस्टम कैन perpetuate biased present in training data leading to unfair treatment। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एआई बहुत टाइम बायस्ड होता है अगर उसका ट्रेनिंग डेटा बायस्ड है तो, ठीक है। बहुत से लोग बोलते हैं एआई बायस्ड नहीं हो सकता, क्यों? वो तो मशीन है ना भाई, मशीन है, लेकिन मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग में, जनरेटिव एआई में जब आप उसको डेटा देते हैं ना, वो डेटा अगर बायस्ड है, एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, मैंने मान लीजिए दो डिबेट है, दो इंसान का डिबेट है, इंसान ह्यूमन ए ह्यूमन बी, अब दोनों का डिबेट और आर्ग्यूमेंट है। अब मैंने अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेटा दिया ए का 10, यानी ए का जो आर्ग्यूमेंट है डिबेट का वो 10 डेटा दिया, बी का आर्ग्यूमेंट 20 दिया, तो जब भी वो एआई से आप सवाल पूछेंगे ना उस आर्ग्यूमेंट से रिलेटेड, वो बी की तरफ बायस्ड होगा, क्योंकि बी का डेटा ज्यादा उसके पास मिला है, तो वो खुद ब खुद उसके पास बायस्ड होगा। तो वो बैलेंस करना जरूरी होता है। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, ऑर्गेनाइजेशन शुड बी ट्रांसपेरेंट अबाउट हाउ एआई इज यूज्ड टू टेक रिस्पांसिबिलिटी ऑफ एआई डिसीजन। इस तरीके से प्राइवेसी एंड डेटा प्रोटेक्शन, द यूज ऑफ एआई ऑफ्टन इन्वॉल्व्स प्रोसेसिंग पर्सनल डेटा, राइजिंग प्राइवेसी कंसर्न वगैरह, ठीक है। बेस्ट प्रैक्टिस क्या है? डेवलप एथिकल गाइडलाइन, दूसरा रेगुलर ऑडिट्स, तीसरा एम्प्लॉय ट्रेनिंग और स्टेक होल्डर एंगेजमेंट वगैरह वगैरह। बेस्ट प्रैक्टिस फॉर एथिकल प्रोफेशनल कम्युनिकेशन क्या है? बेस्ट प्रैक्टिस अगर देखा जाए तो बिल्डिंग अ कल्चर ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, इंकरेजिंग ओपन कम्युनिकेशन एंड टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एक्शन। दूसरा क्या है? एस्टैब्लिशिंग कम्युनिकेशन पॉलिसीज एंड गाइडलाइंस, क्रिएटिंग अ क्लियर फ्रेमवर्क फॉर एथिकल कम्युनिकेशन प्रैक्टिसेस, प्रोवाइडिंग कंटिन्यू एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, इंश्योर एम्प्लॉयज रिमेन इन्फॉर्म्ड अबाउट एथिकल प्रैक्टिस एंड लीगल स्टैंडर्ड्स। Implementing this best practice is essential for fostering a positive culture, organizational culture, ensuring compliance with legal standard and enhance overall communication effectiveness. Building a culture of transparency and accountability, fostering trust थ्रू स्पेस, थ्रू ओपननेस। अब यहाँ पर क्या है? ट्रांसपेरेंसी किस तरीके से आप अचीव कर सकते हो? अकाउंटेबिलिटी, ट्रस्ट, यानी ट्रस्ट जब आप करते हैं, ट्रस्ट बिल्ड करते हैं, उस वक्त ये होता है एम्प्लॉय एंगेजमेंट मैटर करता है यहाँ पर, और डिसीजन मेकिंग भी मैटर करता है यहाँ पर, ठीक है। एक्सपेक्टेशन क्लियर होना चाहिए, रेगुलर परफॉर्मेंस रिव्यू करना है आपको और फीडबैक चैनल को ओपन रखना है। नाउ एस्टैब्लिशिंग कम्युनिकेशन पॉलिसी गाइडलाइन कैसे करेंगे? सबसे पहले स्कोप और पर्पस को करेंगे, क्लियर आउटलाइन द पर्पस एंड एरिया कवर्ड इन पॉलिसी, जो भी आपके पॉलिसी में कवर होगा उसको कर रहा है। गाइडलाइन एथिकल कम्युनिकेशन को स्पेसिफिक गाइडलाइन, ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनलिज्म, ये सब आपको डालना है। प्रोसीजर फॉर रिपोर्टिंग वायलेंस, किस तरीके से अगर पॉलिसीज को तोड़ा जा रहा है तो उसको रिपोर्ट किया जाएगा। कस्टमाइज टू ऑर्गेनाइजेशन लीड, हर ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग होता है तो उसको कस्टमाइज करना है। डिसेमिनेशन एंड एक्सेसिबिलिटी, इवन पॉलिसीज आर इफेक्टेड कम्युनिकेशन एंड इजीली एक्सेसिबल। इसी तरीके से रेगुलर रिव्यूज, कंटिन्यू टू एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग, रिड्यूस रिस्क ऑफ वायलेशन एंड इंश्योर एंड इनहेंस ऑर्गेनाइजेशनल रेप्यूटेशन। तो ये चीज कैसे अचीव करेंगे? एथिकल कंसिडरेशन प्रैक्टिस के साथ, लीगल स्टैंडर्ड्स के साथ, सिनेरियो बेस्ड लर्निंग के साथ और डिलीवरी मेथड के साथ, जैसे कि इन पर्सन हो गया, वर्कशॉप हो गया, ऑनलाइन मॉड्यूल हो गया, छोटा सा कोर्स बना दिया आपने, एंड ऑल दैट। लेट्स सम अप की टेक अवे फ्रॉम एथिक्स इन प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। इन दिस यूनिट वी एक्सप्लोर द एथिकल insertion of ethics and legal consideration in professional communication. The discussion centered around several key areas that inform the foundation for ethical communication practice in the workplace. कितना पॉइंट देखा हमने? डेफिनेशन ऑफ एथिकल
एथिक्स एंड इंपॉर्टेंस इन मेंटेनिंग इंटीग्रिटी, ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी। ये सब चीज हमने ऑलरेडी प्रीवियस एथिक्स वाले क्रैश कोर्स में डिटेल डिस्कस किया हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पर डिटेल डिस्कस नहीं किया। की एथिकल चैलेंजेस इन कम्युनिकेशन इंक्लूडिंग मिसइंटरप्रिटेशन, कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट एंड पैराग्राम्स, यानी किसी और का चीज को अपना बोलना, ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है डिटेल में। एथिकल डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क फॉर गार्डिंग एथिकल चॉइस, लीगल कंसिडरेशन इंक्लूडिंग पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन लॉ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड वर्क प्लेस रेगुलेशन, इसको भी हमने मुख्तसर डिस्कस किया हुआ है प्रीवियस वीडियोस में, कोर्स में, क्रैश कोर्स में। डिजिटल कम्युनिकेशन एथिक्स इंक्लूडिंग साइबर सिक्योरिटी, सोशल मीडिया कंडक्ट एंड एआई, इसको हमने बहुत डिटेल से डिस्कस किया हुआ है डिजिटल मीडिया वाले टॉपिक में। बेस्ट प्रैक्टिस फॉर फॉस्टरिंग क्रिटिक ethical communication in organization. By prioritizing ethical and legal consideration, organizations can enhance their reputation, build trust and enhance effective communication. अब यहाँ पर कुछ सिंपल क्वेश्चंस हैं जो आप अगर जवाब दे सकते हैं तो इसका मतलब आप टॉपिक समझ पाए हैं। Defined ethics. How would you define ethics in the context of professional communication? Provide an example. Identify ethical challenges. Where these three ethical challenges you might encounter in professional communication. Ethical framework application. Describe a scenario where you would apply an ethical decision making framework. अब केस स्टडी एनालिसिस भी कर सकते हैं। केस स्टडी, जेन अ मार्केटिंग मैनेजर इज अ टास्क विद प्रमोटिंग अ न्यू प्रोडक्ट, शी डिस्कवर दैट द प्रोडक्ट हैज लिमिटेशंस नॉट बीइंग डिस्क्लोज्ड इन द प्रमोशनल मटेरियल एंड फेस प्रेशर टू प्रोड्यूस विदाउट मेंशनिंग देम। यानी जाहिर सी बात है, ऐसा ऑफ कोर्स होता है कि आपको एक प्रोडक्ट दिया गया जिसमें कुछ लिमिटेशंस है और प्रमोशन में वो लिमिटेशंस नहीं बताया गया। अब आपको बताया जा रहा है कि भाई इसके बिना ही आप बताओ, यानी इसको नहीं बताना, तो जाहिर सी बात है मिसलीडिंग हो गया ना, ट्रस्ट वाला वो ये हो गया। तो इसको कैसे हैंडल करेंगे आप? तो आइडेंटिफाई एथिकल इशू, व्हाट इज द इशू आर प्रेजेंट इन दिस केस, इस केस में क्या प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है ना, लिमिटेशंस आपको डिस्क्लोज करना जरूरी है। डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क, व्हिच फ्रेमवर्क वुड यू रिकमेंड जेन यूज, कौन सा फ्रेमवर्क जेन यूज करे जितना एथिकल डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क हमने बताया। प्रपोज एक्शन, व्हाट एक्शन शुड जेन टेक इन दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन में उसको क्या एक्शन लेना चाहिए। पॉलिसी डेवलपमेंट में हम देख लीजिए तो पॉलिसी कंपोनेंट, व्हाट की कंपोनेंट शुड यू इंक्लूड इन कम्युनिकेशन पॉलिसीज और इंप्लीमेंटिंग स्ट्रेटेजीज, हाउ वुड यू इंश्योर एम्प्लॉय एडर टू द पॉलिसी। यानी यहाँ पर कुछ बेसिक क्वेश्चंस हमने दिया है जिससे आपका एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग और एक ओवरऑल प्रोफेशनल कम्युनिकेशन का जो एक नॉलेज है वो आप यहाँ पर टेस्ट कर सके। सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्रैश कोर्स, जो कि हमारा छोटा सा मिनी सा क्रैश कोर्स था जिसमें हमने एथिक्स को थोड़ा सा टच किया। हालांकि टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे भी पता है कि ज्यादातर लोग प्रोफेशनल कम्युनिकेशन का जो सब्जेक्ट है उसको ज्यादा सीरियस नहीं लेते, वो बस सेमेस्टर एग्जाम पास करने के लिए ही इसको फॉलो करते हैं। बट ठीक है, वेल एंड गुड। बाकी बहुत सारा चीज प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में ऐसा है जो लोग अप्लाई करते हैं खुद के ऊपर बिना जाने, लेकिन अगर आपको इनका नॉलेज एक ऊपर ऊपर से भी होता है ना, तो एटलीस्ट जैसे एक्टिव लिसनिंग हो गया, लीडरशिप क्वालिटीज हो गया, इस पे आप फोकस कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। और इसी क्रैश कोर्स के साथ हमारा जो ये पूरा सब्जेक्ट था प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, ये यहीं पर समाप्त और खत्म होता है। पूरा स्लाइड्स का जितना भी स्लाइड्स हमने यहाँ पर पढ़ाया है, 10 यूनिट टोटल हमने पढ़ाया है इस वीडियो का, यानी 10 वीडियो आपको मिलेगा, 10 क्रैश कोर्स मिलेगा, तो टोटल 10 यूनिट में पूरा का पूरा बुक हमने कवर कर दिया है। तो सबका नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, गिटहब में फ्री HTML का लिंक मिलेगा, तो आप इजीली जाएंगे, उसको डाउनलोड करेंगे और बस ओपन करेंगे, आपके सामने ये स्लाइड्स आ जाएगा। सो तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, इस वीडियो को लाइक जरूर करना और इस वीडियो को शेयर जरूर करना। और दूसरे कौन से क्रैश कोर्स आपको फ्यूचर में चाहिए या फिर पूरा का पूरा डेडिकेटेड कोर्स ही किसी टॉपिक में चाहिए, तो वो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना।